हेलो, नमस्कार साथियों, वेलकम टू एमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम पढ़ने वाले हैं मध्यकालीन इतिहास को, मेडिवल हिस्ट्री को, और मेडिवल हिस्ट्री के हर एक तथ्य को हम पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जाम के लिए। हम प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, आने वाली प्रीलिम्स 2020 वाली, इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये लेक्चर मध्यकालीन इतिहास का। सबसे पहले हम देखेंगे सिलेबस की हमको पढ़ना क्या क्या है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारत पर अरबों का आक्रमण। ठीक है, भारत पर अरबों का आक्रमण। ठीक है, अरब इन्वेशन ऑफ इंडिया, इसको पढ़ेंगे। महमूद गजनवी के बारे में पढ़ेंगे और मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ेंगे। सल्तनत काल, सल्तनत पीरियड को देखेंगे। विजयनगर साम्राज्य को देखेंगे कि विजयनगर साम्राज्य क्या था। बहमनी राज्य को देखेंगे, बहमनी राज्य कैसा था, इसमें कौन से शासक हुए। ठीक है, स्वतंत्र राज्य ऐसे कौन कौन से राज्य थे जो स्वतंत्र हो गए थे, उनके बारे में देखेंगे। सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन को पढ़ेंगे। कौन कौन से महात्मा थे जिन्होंने सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी। फिर हम मुगल साम्राज्य को देखेंगे कि मुगल साम्राज्य कैसा था। ठीक है, मुगल साम्राज्य के शासन प्रशासन और वहाँ की जो पॉलिटिकल सिस्टम है, वहाँ का जो इकोनॉमिक कंडीशन है, उस सबको डिस्कस करेंगे। और हम मराठाओं के उत्कर्ष को भी डिस्कस करेंगे कि मराठाओं का उत्कर्ष कैसे होता है, कौन से शासक और किस तरीके से मराठा अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आगे की कहानी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अरबों के आक्रमण से। चलिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, अरबों का आक्रमण भारत पर होता है। तो अरबों के आक्रमण के साथ साथ दो प्रकार के आक्रमण होते हैं यहाँ पर। सबसे पहले अरबों का आक्रमण होता है भारत पर, और उसके बाद में फिर तुर्की मुस्लिमों का आक्रमण होता है। अरबी मुस्लिमों के आक्रमण में हम पर भारत पर जो आक्रमण करता है वो कौन करता है? मोहम्मद बिन कासिम। कौन करता है? मोहम्मद बिन कासिम। परीक्षा में प्रश्न आता है कि भारत पर पहला आक्रमण किसका होता है, तो अरबी लोगों का होता है। किसका होता है? अरबी लोगों का। ठीक है, अरबी मुस्लिमों का आक्रमण होता है भारत पर। दूसरा प्रश्न आता है कि कौन अरबी मुस्लिमों में कौन है जो सबसे पहले भारत पर आक्रमण करता है, तो वो है मोहम्मद बिन कासिम। कब मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण भारत पर होता है? तो 712 एडी में, 712 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम मोहम्मद बिन कासिम के बारे में आगे की कहानी बढ़ते हैं। उससे पहले हम देखेंगे कि तुर्की मुस्लिमों का आक्रमण भी भारत में होता है, और तुर्की मुस्लिमों में कौन कौन से ऐसे शासक थे जो भारत पर आक्रमण करते हैं। तो सबसे पहले महमूद गजनवी जो है 1000 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करता है, और उसके बाद में मोहम्मद गोरी जो है भारत पर आक्रमण करता है, और फिर दिल्ली सल्तनत की स्थापना भारत में हो जाती है। ठीक है, तो चलिए इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, मोहम्मद बिन कासिम जो कि एक अरबी मुस्लिम था, और वो भारत पर आक्रमण करता है। सबसे पहले भारत पर इसकी आने की जो इच्छा थी या इसकी जो मंशा थी भारत पर आक्रमण करने की, वो ये थी कि सबसे पहला काम तो ये क्या करना चाहता था, भारत जो सोने की चिड़िया हुआ करता था उस समय, तो वहां से ये धन लूटना चाहता था। ठीक है, और दूसरा काम था इस्लाम धर्म का प्रादुर्भाव करना या इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, ये इसका कार्य था। तीसरी बात, जो तत्कालिक कारण उस समय का जो रहा, वो ये रहा कि इराक का एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था अल हज्जाज। ठीक है, तो अल हज्जाज जिसका जहाज जो है श्रीलंका से आ रहा था, और उस हीरे जवाहरात भरा हुआ जहाज जो है यहाँ पर सिंध वाले क्षेत्र में देवल नाम की एक जगह हुआ करती थी, वहां पर समुद्री लुटेरों के द्वारा ये जहाज जो है लूट लिया जाता है। तो इस जहाज को लूटने के कारण जो इराक का राजा है अल हज्जाज, वो मोहम्मद बिन कासिम को भेजता है कि जाओ और मेरे जहाज को ढूंढकर लेकर आओ। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। तो 713 एडी में जो है स्वर्ण नगरी के नाम से जाने जाने वाला मुल्तान, उस पर भी मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण होता है। ऐसी जानकारी हमको चचनामा नामक एक पुस्तक है, उससे हमको पता चलती है। और ये चचनामा नाम की पुस्तक जो है, चचनामा, वो किसके द्वारा लिखी गई? अली अहमद के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। ठीक है, और ये अरबी भाषा की पुस्तक है। कौन सी भाषा की? अरबी भाषा की पुस्तक थी। ठीक है, और किसने लिखी थी चचनामा पुस्तक? तो अली अहमद ने लिखी थी। ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, आगे की कहानी अगर हम देखें तो अरबी आक्रमणों के कारण क्या क्या इफेक्ट हुए, क्या क्या प्रभाव भारत पर पड़े। तो सबसे पहला प्रभाव ये पड़ा कि इसके पहले भारत पर कोई मुस्लिम इस्लाम धर्म नहीं था। तो इसके बाद में क्या हुआ, भारत में इस्लाम धर्म का प्रादुर्भाव हो जाता है, या इमरजेंस ऑफ
इस्लाम का इमरजेंस हो जाता है इंडिया के अंदर। किसके कारण? तो अरबी मुस्लिमों के आक्रमण के कारण। दूसरी बात कि भारत जो है अरबी संस्कृति, व्यापार, ज्ञान, विज्ञान ये सब भारत में फैल जाता है। ठीक है, ऊंट पालने की प्रथा भारत सीख जाता है। किससे? अरबी लोगों से। खजूर की खेती सीख जाता है भारत अरबी लोगों से। दिरहम नामक मुद्रा जो है भारत में आती है, और दिरहम नामक मुद्रा जो है वो भी कौन लेके आते हैं? तो अरबी लोग लेके आते हैं। एक जजिया नामक कर था, जो जजिया नामक कर जो कि गैर मुस्लिमों से, जो मुस्लिम नहीं थे उन लोगों से ये कर लिया जाता था। तो ये जजिया नामक कर की शुरुआत भी किससे होती है? तो अरबी लोगों के आक्रमण के कारण से होती है। दशमलव प्रणाली जो कि भारत में इसकी खोज हुई थी, डेसिमल सिस्टम की। ठीक है, दशमलव प्रणाली की खोज कहां पर हुई थी? भारत में। और ये भारत से फिर अरबी लोग कहां लेके गए? यूरोप में। ठीक है, तो भारत से अरब और अरब से यूरोप में ये दशमलव प्रणाली जाती है। ऐसा माना जाता है कि ये जो डेसिमल प्रणाली है ये सिर्फ और सिर्फ भारत की ही पद्धति थी, या भारत में ही इसको खोजा गया था, और भारत से ही यूरोप में ये जाती है। फिर अगर हम बात करें तो अरबी लोगों से हमने मानसून शब्द को देखा, मानसून शब्द के बारे में पता किया, मानसून क्या होता है, मौसम की जानकारी वगैरह के बारे में पता चलता है हमको अरबी लोगों से। हमें पहले मानचित्र बनाना भी नहीं आता था, मैप बनाना भी नहीं आता था, तो मैप बनाने का कला या मैप बनाने की जो आर्ट है वो भी हमने किससे सीखी? अरबी लोगों से सीखी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, साहित्य की बात कर लेते हैं। तो कुछ साहित्य जो थे भारतीय साहित्य थे, जिनमें आप जानते होंगे आर्यभट्ट का सूर्य सिद्धांत। तो आर्यभट्ट की पुस्तक है सूर्य सिद्धांत। चरक संहिता है जो कि चिकित्सा से संबंधित है, सुश्रुत संहिता जो कि मेडिसिन से संबंधित है, और पंचतंत्र की कहानी वाली जो किताब है उसको भी अरबी में इस समय क्या किया जाता है? अनुवाद किया जाता है। और इससे रिलेटेड जो भी ज्ञान विज्ञान जो मिलता है उसको भी भारत से ले जाया जाता है। कहां पर? अरब में। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरे अध्याय पर, जिसमें हम पढ़ेंगे किसके बारे में? महमूद गजनवी के बारे में। वो था अरबी आक्रमण। अरबी आक्रमण में मोहम्मद बिन कासिम के बारे में हमने पढ़ा था। और अब हम पढ़ेंगे तुर्की मुस्लिम आक्रमण के बारे में। तो तुर्की मुस्लिम आक्रमण की शुरुआत जो है कहां से होती है इसको देखते हैं। तो जो तुर्की लोग थे वो कहां रहते थे? गजनी में रहते थे। और गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो गजनी साम्राज्य की स्थापना जो है अल्पतगीन नामक एक तुर्क सरदार के द्वारा होती है। किसके द्वारा? अल्पतगीन नामक तुर्क सरदार के द्वारा होती है। और वो अपनी राजधानी गजनी को बनाता है। गजनी एक जगह है जो कि आज का जो अफगानिस्तान है उस क्षेत्र को उस समय क्या कहा जाता था? गजनी कहा जाता था। इसको अपनी राजधानी बनाता है कौन? अल्पतगीन। और अल्पतगीन का दामाद अल्पतगीन का दामाद या फिर गुलाम जो कि सुबुक्तगीन था। कौन था? सुबुक्तगीन। दामाद या फिर गुलाम वो कौन था? सुबुक्तगीन। और ये सुबुक्तगीन जो है भारत पर आक्रमण करता है। और भारत पर ये कौन से वाले क्षेत्र पर आक्रमण करता है? तो भारत का जो मुल्तान वाला क्षेत्र है या फिर सिंध वाला क्षेत्र, मुल्तान और सिंध वाले क्षेत्र पर ही आक्रमण करता है, जहां पर कौन शासन कर रहा था उस समय पे? हिंदू शाही राजा था जिसका नाम था जयपाल। कौन था? जयपाल। और जयपाल पर आक्रमण करके वहां जाता है और वहां से धन दौलत और मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार करके वापस लौट आता है। कौन? तो सुबुक्तगीन। तो भारत पर पहला तुर्की आक्रमण किसके द्वारा होता है? भारत पर पहला तुर्की आक्रमण किसके द्वारा होता है? तो सुबुक्तगीन के द्वारा होता है। और सुबुक्तगीन जो है तुर्की मुस्लिम था। कौन था? तुर्की मुस्लिम। कहां से आया था? तो गजनी से आया था। कहां से आया था? गजनी से। और गजनी साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो अल्पतगीन के द्वारा की जाती है 932 ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखें तो सुबुक्तगीन जब भारत पर आक्रमण करने के बाद जब वापस अपने गजनी अपने निवास क्षेत्र में वापस लौट के आता है तो उसका एक पुत्र होता है जिसका नाम था महमूद गजनवी। क्या नाम था पुत्र का? महमूद गजनवी। तो महमूद गजनवी जो है सुबुक्तगीन का पुत्र था। वो जब शासक बनता है तो बगदाद के जो खलीफा थे जिनका नाम था अल आदिल बिल्लाह। क्या नाम था? अल आदिल बिल्लाह। ये बगदाद के खलीफा थे। और ये बगदाद के खलीफा महमूद गजनवी को शासक बनने पर उसे ये उपाधियां प्रदान करते हैं। यामीन उद्दौला की उपाधि प्रदान करते हैं, यामीन उल मिल्लाह की उपाधि प्रदान करते हैं और सुल्तान की उपाधि प्रदान की जाती है। ये पहला ऐसा शासक था जिसको सुल्तान की उपाधि प्रदान की गई थी बगदाद के खलीफाओं के द्वारा, जिसका नाम क्या था? महमूद गजनवी। प्रश्न आएगा परीक्षा में कि वह कौन सा ऐसा शासक था जिसने पहली बार सुल्तान की उपाधि धारण की थी? तो वो था महमूद गजनवी। कौन था? महमूद गजनवी। कहाँ का शासक था महमूद गजनवी? तो गजनी का शासक था महमूद गजनवी। ठीक है, किसका पुत्र था ये? तो सुबुक्तगीन का पुत्र था। ठीक है,
अगर आगे बात करें तो उसने और भी उपाधियां धारण करी थी। इसे गाजी की उपाधि भी इसने धारण की थी। इसके अलावा इसे बुद्ध सिकंद भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बुद्ध सिकंद की उपाधि भी इसे दी गई थी। अब बुद्ध सिकंद का अर्थ था मूर्ति भंजक। इसने कई मूर्तियां भारत में आकर तोड़ी और मूर्ति तोड़ने के कारण इसे मूर्ति भंजक भी कहा जाता था और मूर्ति भंजक अर्थात बुद्ध सिकंद की उपाधि इसे दी गई थी। किसे? महमूद गजनवी को। किसको दी गई थी? बुद्ध सिकंद की उपाधि महमूद गजनवी को। आगे चले तो भारत पर इसने कौन कौन से ऐसे आक्रमण किए? तो माना जाता है एक इतिहासकार है जिसका नाम है हेनरी एलियट। क्या नाम है इतिहासकार का? हेनरी एलियट। उनका कहना है, उन्होंने अपने किताब में लिखा है कि भारत पर महमूद गजनवी ने कितनी बार? 17 बार आक्रमण किया। कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण किया। ठीक है। और उसके आक्रमण करने के पीछे रीजन या उसका कारण क्या था? तो सबसे पहला कारण तो धन की प्राप्ति, धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना और साथ ही मध्य एशिया में अपने साम्राज्य का क्या करना? विस्तार करना। ये महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण करने के कारण थे। ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो उसके कुछ आक्रमण है, उनको देखेंगे तो सबसे पहले वो हिंदुशाही राजा जयपाल उस पर ही आक्रमण करता है। और जयपाल का क्षेत्र जो था कहाँ था? तो मैंने बताया था आपको, पेशावर वाला क्षेत्र या फिर आप सिंध वाला क्षेत्र, वहां पर उसका राजपाट था जयपाल का। और जयपाल पर जब आक्रमण होता है तो उस समय उसकी राजधानी क्या थी? पेशावर। और जयपाल जो है महमूद गजनवी से भी हार जाता है। इसके पहले वो इसके पिता महमूद गजनवी के पिता सुबुक्तगीन से भी हार जाता है। उसके बाद वो जयपाल महमूद गजनवी से भी हार जाता है और इस हार को वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है, जिसके कारण वो क्या कर लेता है? आत्महत्या कर लेता है। और उसके बाद उसका पुत्र जिसका नाम था आनंद पाल, वो जो है शासक बनता है पेशावर का। ठीक है। अगर आगे देखें तो ये थानेश्वर, हरियाणा, जो कि हरियाणा में है थानेश्वर, वहां पर भी चंद्र स्वामिनी नामक एक मंदिर है, उस पर आक्रमण करता है, उस मंदिर को लूटता है महमूद गजनवी। उसके बाद गंगा घाटी जो कि कन्नौज और मथुरा वाले क्षेत्र में है, उस पर भी आक्रमण करता है। वहां पर राजपाल नाम का एक राजा हुआ करता था, गुज्जर प्रतिहार, उस पर आक्रमण होता है, उसे लूट लिया जाता है। उसके बाद कालिंजर पे आक्रमण किया जाता है। कालिंजर जो कि चंदेल शासकों की राजधानी हुआ करती थी और कालिंजर का जो किला है वो चंदेल शासकों का हुआ करता था। उस समय विद्याधर नामक शासक वहां पर शासन कर रहे थे, तभी महमूद गजनवी का क्या होता है? आक्रमण होता है और विद्याधर जो है महमूद गजनवी से हार जाते हैं। उसके बाद सोमनाथ का शिव मंदिर पर भी आक्रमण होता है 1025 में। ये 16वां आक्रमण होता है। सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण यही वाला है, सोमनाथ के मंदिर वाला। ठीक है। गुजरात में था सोमनाथ का मंदिर, सोमनाथ शिव का मंदिर, उस पर आक्रमण करता है 1025 में। कौन? महमूद गजनवी। और इस समय यहाँ पर जो शासक हुआ करता था सोमनाथ के गुजरात वाले क्षेत्र में, भीम प्रथम। कौन थे? भीम प्रथम, जो कि चालुक्य वंश के राजा था। उस समय वहां पर चालुक्य वंश का राजपाट हुआ करता था। फिर जब यहाँ से ये जो मंदिर, सोमनाथ के मंदिर को लूटते समय वापस जाता है तो सिंधु नदी वाले क्षेत्र में यहाँ पर इसे जाटों के द्वारा लूटा जाता है। किसे? तो महमूद गजनवी को जाट इसे लूट लेते हैं। ठीक है। तो महमूद गजनवी को जाट लूट लेते हैं। तो फिर 1027 में वो जाटों पर आक्रमण करता है मुल्तान के पास में। ठीक है। जाटों पर आक्रमण करता है और जाटों पर आक्रमण करते समय ही उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है 1030 में। किसकी? महमूद गजनवी की। किसकी मृत्यु हो जाती है? महमूद गजनवी की। ठीक है। तो कितनी बार आक्रमण किया महमूद गजनवी ने भारत पर? 17 बार। कितनी बार? 17 बार। ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण उसका कौन सा रहा? 1025 में सोमनाथ के शिव मंदिर पर। और किस वंश के शासक उस समय वहां पर शासन कर रहे थे? तो चालुक्य वंश के शासक उस समय वहां पर राजपाट था उनका, या शासन कर रहे थे। और कौन थे शासक? तो उनका नाम था भीम प्रथम। कौन थे? भीम प्रथम। और उन्होंने क्या नाम है इसका? महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर को भी लूट लिया था। फिर हम महमूद गजनवी की बात कर लेते हैं। तो महमूद गजनवी के कुछ लेखक भी आए थे, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो अलबरूनी नामक एक लेखक जो महमूद गजनवी के साथ आता है, और अलबरूनी ने एक पुस्तक लिखी है अरबी भाषा में, जिसका नाम है तहकीके हिंद। ठीक है। क्या नाम है पुस्तक का? तहकीके हिंद। ठीक है। जिसका मतलब होता है भारत की खोज। फिरदौसी नामक एक अरबी
लेखक था जिसने लिखी है शाहनामा। कौन सी पुस्तक लिखी है? शाहनामा। और इसी शाहनामा नामक पुस्तक में वो कश्मीर को पृथ्वी का क्या कहता है? स्वर्ग कहता है। कश्मीर को क्या कहता है? पृथ्वी का स्वर्ग कहता है। तो कश्मीर को पृथ्वी का स्वर्ग किस पुस्तक में कहा गया है? शाहनामा नामक पुस्तक में कहा गया है। और शाहनामक पुस्तक किसने लिखी? तो फिरदौसी ने लिखी है। किसने लिखी है? फिरदौसी ने लिखी है। ठीक है, ये प्रश्न परीक्षा में आएगा। उसके बाद उत्बी नामक एक लेखक था जिसने, जो कि दरबारी इतिहासकार था, जो कि तारीखे यामिनी नाम की पुस्तक लिखता है। और तारीखे यामिनी जो पुस्तक है वो किसके जीवन परिचय से संबंधित है? तो वो मोहम्मद गजनवी के जीवन परिचय से संबंधित है और अरबी भाषा में लिखी गई। बेहाकी नामक एक लेखक था जिसने तारीखे सुबुक्तगीन लिखी है। क्या लिखी है पुस्तक का नाम? तारीखे सुबुक्तगीन। और तारीखे सुबुक्तगीन जो पुस्तक है वो किसका जीवन परिचय देती है? सुबुक्तगीन, जो कि महमूद गजनवी का पिता था, उसके बारे में उसका जीवन परिचय इसमें दिया गया है। ठीक है, तो कौन लिखता है इस पुस्तक को? तो बेहाकी इस पुस्तक को लिखता है। चलिए, अब हम अध्याय 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। और अध्याय 3 में हम पढ़ेंगे किसके बारे में? मोहम्मद गोरी के बारे में। किसके बारे में? मोहम्मद गोरी के बारे में। तो मोहम्मद गोरी भी गजनी का ही शासक था। ठीक है, तो महमूद गोरी भी या मोहम्मद गोरी भी गजनी का शासक था, जिसको मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम भी कहा जाता था। मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम के नाम से भी जाना जाता था। जब ये शासक बनता है तो ये फिर भारत पर आक्रमण करता है, वही धन दौलत की प्राप्ति के लिए और साम्राज्यवाद का विस्तार करने के लिए। और जब ये भारत पर आक्रमण करता है तो पहला आक्रमण ये कहाँ करता है? मुल्तान वाले क्षेत्र पर करता है। कौन से वाले क्षेत्र पर? मुल्तान वाले क्षेत्र पर। और जितने भी आक्रमण अभी तक हो रहे हैं वो भारत में कौन से वाले दर्रे से हो रहे थे? तो खैबर दर्रे से, खैबर दर्रे वाले रास्ते थे। एक रास्ता था खैबर दर्रा जिसको कहते थे, उस रास्ते से होते हुए आते थे और भारत पर आक्रमण करते थे। लेकिन जो मोहम्मद गोरी जो है वो 2 रास्ते अपनाता है, एक खैबर दर्रे वाला रास्ता और एक गोमर दर्रे वाला रास्ता, जिसके जरिए भारत में आता है और आक्रमण करता है। पहला आक्रमण ये कहाँ करता है? मुल्तान पर पहला आक्रमण कब करता है? तो 1175 ईस्वी में करता है। कब करता है? 1175 ईस्वी में। ठीक है, कारण तो आपको पता ही है क्यों करता था। दूसरी बात अगर हम करें तो भारत पर इसके कौन कौन से ऐसे प्रमुख आक्रमण रहे हैं? तो इसने भारत पर 1175 में जो पहला आक्रमण किया था वो मुल्तान पर किया था। और इसने किसको हराया था मुल्तान में? तो करामातियों को हराया था। ठीक है, करामातियों को, एक बर्बर जाति हुआ करती थी करामाती, उन पर आक्रमण किया था और उनको हराकर उनसे क्या छीन लिया था? इसने मुल्तान को छीन लिया था और मुल्तान को लूट लिया था। उसके बाद 1178 में ये 3 आक्रमण करता है। एक गुजरात के पाटन पर आक्रमण करता है, उसको भी अपने साम्राज्य में मिला लेता है। और एक चालुक्य राजा हुआ करते थे, चालुक्य वंश के राजा, जिनका नाम था भीम द्वितीय। क्या नाम था? भीम द्वितीय। और भीम द्वितीय को भी ये हरा देते हैं। और उसके बाद में फिर तीसरा आक्रमण राजस्थान में करता है ये माउंट आबू पर। ठीक है, माउंट आबू पर। और यहीं पर भारत गोरी की जो है पराजय हो जाती है। और पहली बार जो गोरी है राजस्थान में जाकर, माउंट आबू वाले क्षेत्र में जाकर क्या कर देता है? हार जाता है। लेकिन इसके बाद भी इसके आक्रमण रुकते नहीं, फिर ये आक्रमण करता है। लेकिन पहली इसकी हार जो होती है वो कौन से वाले क्षेत्र में होती है? तो माउंट आबू वाले क्षेत्र में होती है। इसके बाद ये पृथ्वीराज चौहान के साथ इसके युद्ध होते हैं और उन युद्धों को तराइन की युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो तराइन का पहला युद्ध जो है 1191 होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा में। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1191 में हुआ था। किन शासकों के बीच में हुआ था? तो पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच में ये युद्ध होता है, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय जो है या पृथ्वीराज चौहान जो है ये युद्ध जीत जाते हैं 1191 में। ठीक है, इसके बाद पृथ्वीराज चौहान पर दूसरा आक्रमण मोहम्मद गोरी का होता है और इसे भी हम क्या कहते हैं? तराइन का दूसरा युद्ध कहते हैं। तराइन का दूसरा युद्ध या तराइन का द्वितीय युद्ध कहते हैं। और ये 1192 में होता है, उसके 1 साल बाद। ठीक है, 1192 में जब ये युद्ध होता है तो पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध में क्या कर जाते हैं? हार जाते हैं। और मोहम्मद गोरी जो होता है वो ये युद्ध जीत जाता है। उसके बाद में फिर 1194 में चंदावर का युद्ध होता है। और ये जो चंदावर का युद्ध है इसमें जयचंद की पराजय हो जाती है। और ये जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच में होता है, जिसमें जयचंद जो है हार जाता है। और जयचंद हारने के बाद जो है गोरी लक्ष्मी की, है ना, देवी लक्ष्मी की आकृति वाले सिक्के चलवाता है। कौन? मोहम्मद गोरी, जब चंदावर का युद्ध जीत जाता है। इसके बाद में
पृथ्वीराज चौहान के बारे में कुछ अन्य तथ्य देख लेते हैं। तो पृथ्वीराज चौहान, जिनको राय पिथौरा भी कहा जाता था, क्या कहा जाता था? राय पिथौरा भी कहा जाता था। तो पृथ्वीराज चौहान जो थे वो अनंगपाल से, ठीक है, अनंगपाल जो कि दिल्ली का अनंगपाल जो कि तोमर वंश का शासक हुआ करता था, जिसने दिल्ली की स्थापना की थी, ठीक है। तो अनंगपाल ने दिल्ली की स्थापना की, या दिल्ली का संस्थापक हुआ करता था ये अनंगपाल, जो कि तोमर वंश से था। तो तोमर वंश से था, तो पृथ्वीराज चौहान ने इस पर आक्रमण किया, अनंगपाल पर, और इसको हराया पृथ्वीराज चौहान ने, और इससे दिल्ली और अजमेर छीन लिया। क्या छीन लिया? दिल्ली और अजमेर छीन लिया। किससे? अनंगपाल से। कौन से वंश से था? तो तोमर वंश से था। उसके बाद में चंदेल शासक पर भी आक्रमण करते हैं। कौन? पृथ्वीराज चौहान। और परमार्दी देव उस समय वहां के शासक हुआ करते थे, परमार्दी देव। और इन्हीं के शासनकाल में दो सेनापति हुआ करते थे जो बहुत प्रसिद्ध थे, जिनका नाम था आला और उदल। क्या नाम था? आला और उदल। और आला और उदल की भी मृत्यु इन्हीं के साथ युद्ध में हो जाती है, पृथ्वीराज चौहान के साथ में, ठीक है। और पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे जिनका नाम था चंद बरदाई। क्या नाम था दरबारी कवि का? चंद बरदाई। वो एक पुस्तक लिखते हैं जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो, जो कि पृथ्वीराज के जीवन परिचय के बारे में ये पुस्तक है, जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। किसके द्वारा लिखी गई? चंद बरदाई के द्वारा। और चंद बरदाई जो थे दरबारी कवि थे किसके? पृथ्वीराज चौहान के, ठीक है। एक पुस्तक और है जिसको गीत गोविंद भी कहा जाता है। पुस्तक का नाम क्या है? गीत गोविंद। और ये गीत गोविंद पुस्तक जो है वो जयदेव के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? जयदेव के द्वारा। और जयदेव जो है वो लक्ष्मण सेन, जो कि बंगाल और बिहार में शासन करने वाले राजा थे, लक्ष्मण सेन, उनके दरबारी कवि थे। कौन? जयदेव। और उन्होंने ही एक पुस्तक लिखी थी, गीत गोविंद, ठीक है। गीत गोविंद पुस्तक किसने लिखी? तो जयदेव ने। गीत गोविंद पुस्तक जयदेव ने लिखी। किसके शासनकाल, किसके दरबारी कवि थे ये? लक्ष्मण सेन के, ठीक है। किसके? लक्ष्मण सेन के। आगे देखें तो यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि गुलाम हुआ करता था मोहम्मद गोरी का, ये कुतुबुद्दीन ऐबक कालिंजर अभियान पे जाता है और कालिंजर को जीत लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद चंदेल शासक परमार्दी देव पर आक्रमण किया जाता है। किसके द्वारा? मोहम्मद गोरी के द्वारा। पृथ्वीराज चौहान भी हराते हैं और मोहम्मद गोरी भी परमार्दी देव को हरा देते हैं, और यहीं पर परमार्दी देव की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद मोहम्मद गोरी जो है ये भारत के इन क्षेत्रों को जीतने के बाद 15 मार्च 1206 को वापस अपने गजनी अपने निवास क्षेत्र में जा रहा होता है। तभी खोखर सरदार द्वारा खोखर सरदारों के द्वारा गोरी की क्या की जाती है? हत्या कर दी जाती है, खोखर सरदारों के द्वारा। और इसके बाद जब गोरी की मृत्यु हो जाती है, मोहम्मद गोरी की, तो उसके बाद फिर दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो जाती है। और दिल्ली सल्तनत के बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ अन्य तथ्य भी है मोहम्मद गोरी से संबंधित, उसको देख लेते हैं। तो देवी लक्ष्मी की आकृति वाले सिक्कों को किसने चलवाया था? तो मोहम्मद गोरी ने चलवाया था। किसने चलवाया था? मोहम्मद गोरी ने चलवाया था। पृथ्वीराज और गोरी के नाम के सिक्के भी किसने चलाए? तो मोहम्मद गोरी के शासनकाल में ही चलाए गए हैं। और इक्ता या उक्ता प्रणाली, ठीक है, इक्ता या उक्ता प्रणाली, जो इक्ता प्रणाली की शुरुआत है, ठीक है। आज जिस तरीके से जिला या राज्य वाला जो सिस्टम है, अलग अलग राज्य, अलग अलग जिले, तो ये जो जिला वाला सिस्टम है, तो ये जो जिला वाला सिस्टम है, जिसको उस समय क्या कहा जाता था? इक्ता प्रणाली। क्या कहा जाता था? इक्ता प्रणाली। तो इक्ता प्रणाली की शुरुआत भी किसके शासनकाल में हुई? तो मोहम्मद गोरी के शासनकाल में हुई थी। मोहम्मद गोरी के 4 गुलाम थे, जिसमें सबसे प्रसिद्ध है कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, यालदोज, कुबाचा और बख्तियार खिलजी। ये 4 गुलाम हुआ करते थे उस समय। किसके? मोहम्मद गोरी के, या सेनापति भी कह सकता हूँ। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, यालदोज, कुबाचा और बख्तियार खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गोरी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को कौन सा वाला क्षेत्र देकर जाता है? जब वापस जाता है तो लाहौर और दिल्ली वाला क्षेत्र कुतुबुद्दीन को देकर जाता है कि तुम यहाँ पर शासन करो और जितना भी कर वसूलना वो हमको भिजवाते रहना। उसके बाद यालदोज को कौन सा क्षेत्र देता है? वो गजनी। और कुबाचा को कौन सा क्षेत्र? कच्छ और सिंध वाला क्षेत्र दिया जाता है। और बख्तियार खिलजी को बंगाल और बिहार वाला क्षेत्र दिया जाता है, ठीक है, बंगाल और बिहार वाला क्षेत्र दिया जाता है। तो बख्तियार खिलजी भी कौन था? तो मोहम्मद गोरी का गुलाम था, ठीक है, मोहम्मद गोरी का गुलाम।
अगर हम बात करें बख्तियार खिलजी की, तो बख्तियार खिलजी जिसने बंगाल और बिहार पर आक्रमण किया, और बंगाल बिहार पर आक्रमण किया था किसके आदेश पर, तो मोहम्मद गौरी के आदेश पर। और यहीं पर शासनकर्ता कौन थे, यहाँ के जो शासक थे वो कौन थे, लक्ष्मण सेन। और लक्ष्मण सेन पर आक्रमण किया था और यहाँ पर लक्ष्मण सेन हार जाते हैं किससे, बख्तियार खिलजी से। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को कौन तहस नहस कर देता है या कौन तोड़ देता है, तो बख्तियार खिलजी जो है नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि बहुत फेमस थे, जो बहुत प्रसिद्ध थे, प्राचीन थे, उनको तोड़ दिया जाता है बख्तियार खिलजी के द्वारा। और बख्तियार खिलजी जो है लखनौती को अपनी राजधानी बनाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो कौन कौन से ऐसे प्रसिद्ध उस समय के प्राचीन विश्वविद्यालय थे उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे प्राचीन था उसका नाम था तक्षशिला विश्वविद्यालय। क्या नाम था, तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो कि पाकिस्तान में है आज, और विश्व का पहला विश्वविद्यालय था जो कि 700 बीसी या 700 से 800 बीसी के लगभग बना हुआ है। और यहाँ पर कौटिल्य है, पाणिनि है, प्रसेनजीत है, ऐसे महान दार्शनिकों ने भी यहाँ पर क्या की थी, पढ़ाई की थी। आयुर्वेदिक विज्ञान का केंद्र था ये, ठीक है। और 1980 में इसको यूनेस्को ने अपने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है। नालंदा विश्वविद्यालय की बात कर लेते हैं, जो कि बिहार के राजगीर वाले क्षेत्र में है और भारत का प्राचीनतम है ये आज। और इसकी रचना जो है या इसकी स्थापना जो है कुमार गुप्त के द्वारा की जाती है 413 ईस्वी में, ठीक है। किसके द्वारा, कुमार गुप्त के द्वारा। और ये बुद्ध महायान, गौतम बुद्ध का जो महायान वंश है, महायान शाखा है, उससे संबंधित हुआ करता था ये नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात करें तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि बिहार में है, कौन से जिले में, तो भागलपुर वाले क्षेत्र में है। और इसकी स्थापना जो है धर्मपाल के द्वारा की जाती है। पाल वंश जो थे, पाल वंश के शासक थे जिनका नाम था धर्मपाल, उनके द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। और इसे तुड़वाता कौन है, तो बख्तियार खिलजी तुड़वा देता है। कौन तुड़वा देता है, बख्तियार खिलजी, ठीक है। 1193 में वल्लभी जो कि सौराष्ट्र या फिर गुजरात वाले क्षेत्र में है, वल्लभी। और वहां पर ये जो विश्वविद्यालय था वल्लभी विश्वविद्यालय, ये प्रशासनिक शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। किसका, प्रशासनिक शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। और यहाँ पर ही चीनी यात्री आया था जिसका नाम था इत्सिंग। क्या नाम था, इत्सिंग, बौद्ध शिक्षा ग्रहण करने के लिए, ठीक है। तो ये चैप्टर 4 है। और इस चैप्टर 4 जिसका नाम है दिल्ली सल्तनत, इसके बारे में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। और धन्यवाद दोस्तों, अगर हमारा लेक्चर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करते रहें, ताकि हम और भी वीडियो आपके लिए बनाते रहें। थैंक यू।